अचीवमेंट हासिल किए थे, हम डिप्लोमेटिकली ऑन द डिस्कशन टेबल हमने उसको स्क्वैंडर कर दिए थे। कई सारे उदाहरण इतिहास में है। 1948 में, जिसका उल्लेख कई बार आया, our armed forces had breached the LOC, and all of what is today known as Pak-occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak-occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई. But the difference this time is the military achievement that we achieved in Operation Sindoor was crystallized and strengthened through our diplomatic onslaught that was led by the multi-party delegations and effectively led by the Prime Minister and the External Affairs Minister. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं. आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने TRF को डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोस्क्राइब कर दिया है. मैं उस डेलीगेशन में पार्ट था जिसमें शशांक जी भी मेरे साथ थे, शशि जी के नेतृत्व में. हम कोलंबिया में थे. कोलंबिया हैड गिवन अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान. After our intervention, Colombia withdrew its statement and gave a statement in favor of India. Every country in the world which matters has stood with India. This is the diplomatic strength that has been gained. मैडम स्पीकर, मुझे परशुराम जी की एक युक्ति याद आ रहा है. उन्होंने कहा था, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि. उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमैटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है. एंड वी आर रेडी टू विन एट द डिप्लोमैटिक फ्रंट, वी आर रेडी टू विन एट द मिलिट्री फ्रंट. मैडम स्पीकर, आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है. 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है. इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं. एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एट द डॉन ऑफ दिस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है. जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड. इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा. वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब. ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी. And this did not remain isolated in 1947. When A.K. Anthony ji was the defense minister, it was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था. और मैं बैंगलोर से आता हूं और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे. 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था. आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है. इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस. मैडम, रफाल की बात हो रही थी. द कंट्री रिमेंबर्स हाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन in an extremely irresponsible fashion tried to derail the acquisition of the all important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our defense minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects. Madam, 3 साल पहले
जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war. मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? इट वाज टू रिपील द पोटा एक्ट। 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। मैडम, आप भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आई वांट टू रिमाइंड यू मैडम, व्हेन राजीव गांधी, हाँ मैडम, व्हेन राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड वी डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव टेरर लेजिस्लेशंस टू प्रोसिक्यूट। दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री। 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया, यू रिमूव्ड पोटा। और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में। मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं। अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान है। जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक हुई, आपने क्या की? निंदा की। 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई, 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई, आपने क्या की? निंदा की। अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग, 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन, जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई, मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुम्बिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग, लखनऊ में बॉम्बिंग, 2008 पे रामपुर पे उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्बिंग, 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग। इसे लिस्ट जाते रहते हैं। In just 10 years of the UPA government between 2004 and 2014, more than 8,000 civilians were killed because of terrorist attacks in this country. 8,000 civilians were killed.